हेलो बच्चों, मोशन मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल। और कैसे हो भी भाई? पहला लेसन आपने पढ़ा तो बेटे उसमें अपन ने मेंडलवाद क्या है ना, गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, ये चीजों के बारे में पढ़ा। आज अपन एक नया अध्याय लेकर आए हैं और ये अध्याय होगा बेटे यानी वंशागति का आणविक सिद्धांत। यानी आपको इसमें ये जानना है कि जो वंशागति होती है ये बेटे वंशागति किन अणुओं के माध्यम से होती है या वो अणु कौन से होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे वंशागति की अगर बात आती है तो बेटे इसमें आपको डीएनए याद आता है। तो यहाँ अपन को पूरी डिटेल जो लेनी है बच्चों वो लेनी है डीएनए के बारे में। और डीएनए के साथ में एक अणु और पाया जाता है और इस अणु को अपन कहते हैं आरएनए। तो डीएनए और आरएनए मिलकर यहाँ पर क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो बेटे इस अध्याय के अंदर अपन को वंशागति का आणविक सिद्धांत ये पढ़ना है, यानी किन किन अणुओं के आधार पर ये वंशागति होती है या आनुवांशिकी लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो कई बच्चे ये जानते हैं कि गुणसूत्र, तो गुणसूत्र बेटे क्या है? यह आनुवांशिक वाहक है, लेकिन जिसकी वजह से आनुवांशिकी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो वह क्या है बच्चे? वह डीएनए है, वह जीन है। तो जीन किसके ऊपर बैठी रहती है? गुणसूत्रों के ऊपर। और गुणसूत्रों के माध्यम से ये जो डीएनए है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है और इसी घटना को अपन यहां पर कहेंगे वंशागति का आणविक सिद्धांत। तो इसमें अंदर अपन सबसे पहले जो लेंगे वो सबसे पहले लेंगे बच्चों यानी लेक्चर नंबर 1 के अंदर न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ न्यूक्लिक अम्ल कहां पाया जाता है, क्या जवाब है आपके पास में? तो न्यूक्लिक अम्ल जो पाया जाता है ये बेटे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और जिस रूप में पाया जाता है तो ये गुणसूत्रीय धागों के रूप में पाया जाता है। और गुणसूत्रीय जो धागे होते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल और किसके बने होते हैं? डीएनए या फिर आरएनए के बने होते हैं। तो यहां अपन देखते हैं बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर होगा यानी न्यूक्लिक एसिड। ये ध्यान रखना, आज अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में यहां पर बेटे पहला टॉपिक मेरा होगा इंट्रोडक्शन, यानी यहां पर होगा परिचय। तो अब आपको सारी जानकारी लेनी है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है ये इस धरती पर जीवन का पहला संकेत है। कैसे पहला संकेत है? क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल बना होता है डीएनए और आरएनए से। और बेटे डीएनए के अंदर स्वद्विगुणन की क्षमता होती है और स्वद्विगुणन की क्षमता होने के कारण यह जीवन का पहला संकेत है जिसके दौरान कोई अणु अपने जैसे अणु को बनाने की क्षमता रखता है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? जीवन का पहला संकेत है। थोड़ा इसका इतिहास देख लेते हैं। तो फ्रेडरिक माइशर एक वैज्ञानिक हुआ बेटे। कौन सा वैज्ञानिक? यानी पहला पॉइंट आप इसका लेंगे तो ये यहां पर लेंगे फ्रेडरिक माइशर। फ्रेडरिक माइशर, इसको एफ माइशर भी कहते हैं, जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया, यानी न्यूक्लिक एसिड की खोज। तो बेटे सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि न्यूक्लिक अम्ल को खोजने वाला जो वैज्ञानिक है ये वैज्ञानिक कौन सा है? फ्रेडरिक माइशर। अगेन रिपीट करो, कौन सा वैज्ञानिक है? फ्रेडरिक माइशर। उसके बाद में ये जो नाम दिया यानी यहां पर न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया ये वैज्ञानिक बेटे आल्टमान। तो आल्टमान में आपको याद रखना है न्यूक्लिक एसिड यानी नाम दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, खोजा किसने था? वापस बताओ जल्दी, किसने खोजा? फ्रेडरिक माइशर ने। और नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया किसने? आल्टमान ने। फ्रेडरिक माइशर ने इसको खोजा तो सही, लेकिन क्या कहा बेटे इसे? यानी यहां कहा न्यूक्लिन कहा। यह भी आपको याद रखना है कि फ्रेडरिक माइशर ने इसको खोजा लेकिन न्यूक्लिक एसिड ने कहा। क्या कहा उसने? इसको न्यूक्लिन कहा। और न्यूक्लिक एसिड जो नाम देने वाला वैज्ञानिक है यह वैज्ञानिक है बेटे आल्टमान। उसके बाद में आपको यह ध्यान रखना है कि न्यूक्लिक एसिड कहां उपस्थित होगा, इसके अक्रेंस क्या है? तो इसके अक्रेंस होगी बेटे यानी केंद्रक, यानी ये केंद्रक में होगा। किस रूप में होगा? तो बेटे ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है गुणसूत्रीय
गुणसूत्रीय धागे। यानी आपको यह भी याद रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड कहां प्रेजेंट होगा। कोई पूछ ले आपसे कि द न्यूक्लिक एसिड आर द फाउंड इन, यानी न्यूक्लिक एसिड आपको कहां मिलेगा, तो न्यूक्लिक एसिड बेटे केंद्रक में पाया जाता है। और किस रूप में पाया जाता है, तो यह पाया जाएगा गुणसूत्रीय धागों के रूप में। और ये जो गुणसूत्रीय धागे होते हैं ये बने होते हैं बेटे, एक तो बने होंगे ये किसके, यानी न्यूक्लिक एसिड के, और एक ये किसके बने होंगे, यानी प्रोटीन के। तो ये दो बिंदु आपको याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड की उपस्थिति कहां याद हुई आपको, केंद्रक। यानी केंद्रक जो होता है इसमें बेटे, केंद्रक जो यहां पर है, इस केंद्रक के अंदर इस तरह से ये लंबे लंबे धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें गुणसूत्रीय धागे कहेंगे। और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये बने होते हैं बेटे न्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन के। तो क्या याद रहेगा, कहां प्रेजेंट होंगे न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक के अंदर। किस रूप में पाया जाएगा न्यूक्लिक एसिड, गुणसूत्रीय धागों के रूप में। यानी गुणसूत्रीय जो धागे हैं ये बने होंगे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के। यहां तक क्लियर। इनमें कौन कौन से तत्व यहां पर रहेंगे, यानी यहां आप देखिएगा इसमें उपस्थित एलिमेंट यानी उपस्थित तत्व, तो बेटे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और साथ में फॉस्फेट भी इसमें पाया जाता है। लेकिन बच्चों याद रखना इसमें सल्फर क्या होता है, सल्फर इसमें अनुपस्थित होता है। तो ये आपको याद रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाए जाने वाले तत्व, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फेट, लेकिन क्या नहीं पाया जाता बच्चों, तो इसमें जो है सल्फर नहीं पाया जाता। सल्फर जो पाया जाता है वह बेटे डीएनए आरएनए में नहीं पाया जाता, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें सल्फर नहीं रहेगा। उसके बाद में आगे अपन देखें तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, यानी यहां पर आपको याद रखिएगा कि बेटे जो न्यूक्लिक एसिड है ये कई सारी न्यूक्लियोटाइड को मिलकर बना होगा। तो इसे आप क्या कह सकते हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी इसमें कई सारी न्यूक्लियोटाइड होगी, जैसे N1, N2, N3 और N4 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपको याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड बेटे बना किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। कई सारी न्यूक्लियोटाइड मिलकर जब एक लंबी श्रृंखला बनाती है तो इस लंबी श्रृंखला को आप क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसे मैंने कहा कि एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, चार, इस तरह से बेटे कई सारी न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेगी तो एक लंबी श्रृंखला बनेगी और उस लंबी श्रृंखला को आप क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड की इकाई क्या होगी, तो बच्चों यहां पर आप देखो, यानी न्यूक्लिक एसिड की इकाई, न्यूक्लिक एसिड की इकाई। तो बेटे न्यूक्लिक एसिड की इकाई, तो ये इकाई कहलाएगी यानी न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। कई न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई एक श्रृंखला है जिसे आप कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो बेटे न्यूक्लिक एसिड की जो इकाई बनेगी वह एक न्यूक्लियोटाइड बनेगी। कैसे बनेगी कि यहां पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है कि कई सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ रचना, यह कहलाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो बेटे न्यूक्लिक एसिड जो एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसकी इकाई क्या होगी, तो जवाब होगा न्यूक्लियोटाइड होगी। तो यह आपको याद रखना है बेटे, यानी इसका परिचय के बाद में अपन आगे चलते हैं तो हमारे यहां पर इसका दूसरा पार्ट आएगा बेटे न्यूक्लिक एसिड का निर्माण। यानी यहां पर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण। अब देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे है। तो याद रखना बेटे, न्यूक्लिक एसिड का जो निर्माण होगा, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण, तो न्यूक्लिक एसिड का जो निर्माण है ये बेटे यहां पर होगा तीन प्रकार के अणु द्वारा।
3 प्रकार के अणु द्वारा। तो देखो कैसे होगा कि यहां पर सबसे पहले हमारे पास में होंगे नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक पहले किससे जुड़ेंगे बेटे? तो ये यहां पर जुड़ेंगे नाइट्रोजन क्षारक यानी शर्करा से। नाइट्रोजन क्षारक, और ये नाइट्रोजन क्षारक यहां पर आप इसको बाइंड करवाएंगे तो ये बाइंड आप किससे करवाएंगे? शुगर यानी शर्करा। शर्करा। अब ये नाइट्रोजन क्षारकों को बेटे अपन NB लिखते हैं और शुगर को क्या लिखते हैं? शर्करा। जैसे ही शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक को मिलाया जाएगा तो बेटे एक बॉन्ड बनेगा। यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी यहां पर आप लिख सकते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के माध्यम से यहां पर क्या बनेगी? सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगी। न्यूक्लियोसाइड बनेगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहां पर बेटे ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये किसके मिलने से बनी? तो क्या जवाब है आपके पास में? नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा के मिलने से बनी। उसके बाद में ये जो नाइट्रोजन क्षारक है, ये नाइट्रोजन क्षारक आगे चलकर जो न्यूक्लियोसाइड है ये आपस में ये इसमें किससे जुड़ेगी बेटे? P से। और बॉन्ड होगा यहां पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और यहां पर बन जाएगी हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो यहां ये बॉन्ड आएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहां भी आप लिख सकते हैं कि कई सारी जो न्यूक्लियोटाइड है ये यहां पर बॉन्ड होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से यहां पर बन जाएगी हमारे पास में यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसी को आप क्या कहेंगे? यानी न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पर देखो बच्चों एक बार और ध्यान से समझ लो कि नंबर 1 यानी पहला अणु तो कौन सा काम आया? नाइट्रोजन क्षारक। इसको अपन को डिटेल पढ़ना है। दूसरा अणु यहां पर कौन सा काम आया? यानी शर्करा। तो नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा जब मिलते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ये बनाते हैं पहले न्यूक्लियोसाइड। अब जितने नाइट्रोजन क्षारक होंगे उतनी प्रकार की न्यूक्लियोसाइड बनेगी। फिर प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड में क्या जुड़ेगा? ये तीसरा अणु आपको याद रखना है, ये होगा बेटे फॉस्फेट। और फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड से जुड़ते ही क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगी। और जब कई सारी न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे जुड़ेगी? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, तो बेटे बन जाएगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही आप क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड। तो दोहराओ वापस, यानी न्यूक्लिक एसिड का निर्माण 3 प्रकार के अणु द्वारा। नंबर 1 क्या याद होगा बेटे? नाइट्रोजन क्षारक, नंबर 2 शुगर और नंबर 3 फॉस्फेट। तो कितने प्रकार के अणु पढ़ने वाले हैं अपन इसके निर्माण में? 3 प्रकार के अणु पढ़ने वाले हैं। पहला क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन क्षारक। दूसरा क्या पढ़ेंगे? यानी शर्करा। और तीसरा क्या पढ़ेंगे? फॉस्फेट। तो आइए अब बच्चों अपन शुरुआत करते हैं यानी पहले अणु से। और ये पहला अणु हमारा होगा नाइट्रोजन क्षारक। पहला अणु यहां पर होगा बच्चों, ये होगा नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक। अब यहां पर अपन नाइट्रोजन क्षारक की बात करते हैं। चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बताओ न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना होगा? बताइएगा। जवाब क्या दिया होगा आपने? 2। गलत जवाब। गलत जवाब। आपने क्या सोचा होगा कि बेटे प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक और पिरिमिडिन नाइट्रोजन क्षारक। नहीं, ये तो नाइट्रोजन क्षारकों के समूह हैं। तो नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं बेटे न्यूक्लिक एसिड में ये टोटल 5 प्रकार के होंगे। और ये 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक कैसे होंगे? आज तक ये याद रखना, ये याद रखिएगा कि 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होंगे। और ये होंगे आज और तक। ये आज बेटे किस ग्रुप के होंगे? तो ये तो आपको याद आ रहा होगा प्यूरिन ग्रुप है। और ये जो तक होंगे ये तक किस ग्रुप के होंगे? तो ये होंगे पिरिमिडिन ग्रुप। पिरिमिडिन ग्रुप। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक 2 समूह में पाए जाते हैं। पहला समूह अपन लेंगे
तो वह प्यूरिन ग्रुप होगा जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आएगा बच्चों, और दूसरा ग्रुप होगा यानी पिरिमिडीन, तो पिरिमिडीन के अंदर थायमिन, यूरेसिल और क्या आएगा, साइटोसिन। तो यहां अपन पहले ग्रुप से शुरू करते हैं, तो ये पहला ग्रुप हमारे पास में होगा, यानी याद रखना बेटे नाइट्रोजन क्षारक यानी आज तक, लेकिन याद रखना कितने समूह में पाए जाएंगे, 2 समूह में उपस्थित, 2 समूह में उपस्थित, 2 समूह में उपस्थित। अब 2 समूह में उपस्थित, तो पहला समूह अपन यहां पर लेते हैं, पहला समूह बेटे यहां पर लेते हैं प्यूरिन समूह यानी प्यूरिन ग्रुप। नाइट्रोजन क्षारकों का पहला ग्रुप होगा और ये ग्रुप होगा बेटे प्यूरिन। तो प्यूरिन ग्रुप में आपको याद रखना है कि इसमें क्या पाई जाएगी, उपस्थित वलय, यानी प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारकों में जो वलय होगी, जो वलय होगी, ये वलय को आपको याद रखना है। ये याद रखिएगा बच्चों कि प्यूरिन ग्रुप में उपस्थित वलय, उपस्थित वलय, और इस वलय का नाम होगा यानी प्यूरिन वलय। ये याद रखना कि नाइट्रोजन क्षारकों में जो प्यूरिन ग्रुप है, प्यूरिन समूह है, क्यों कहा बच्चों इसे प्यूरिन, क्योंकि इसमें प्यूरिन वलय पाई जाती है, और ये जो प्यूरिन वलय होती है, ये वलय होते बेटे द्विचक्रीय, द्विचक्रीय, यानी इस वलय में कितने साइकिल होंगे, तो इसमें 2 साइकिल होंगे। 2 साइकिल कौन कौन से होंगे, तो एक साइकिल तो बेटे इसमें पिरिमिडीन का होगा, पिरिमिडीन, एक तो पिरिमिडीन वलय इसमें पाई जाएगी, ये याद रखना, और एक वलय इसके अंदर होगी इमीडेजोल वलय, इमीडेजोल वलय, ये ध्यान रखना। ये जो वलय होगी बेटे, ये तो षटकोणीय होगी, ये जो वलय होगी, ये वलय होगी षटकोणीय, यानी ये 6 एटम से मिलकर बनी वलय होगी, और ये वाली जो इमिडेजोल है, ये वलय होगी बेटे पंचकोणीय, पंचकोणीय, यानी ये 5 एटम से मिलकर बनी वाली वलय होगी। तो बच्चों अच्छी तरह से देख लें कि प्यूरिन ग्रुप के अंदर उपस्थित वलय जो होगी, ये प्यूरिन वलय होगी और ये द्विचक्रीय होगी। अब ये प्यूरिन वलय कैसी होती है, तो यहां देखो बच्चों, ये वलय ऐसे होती है, यानी यहां पर ये नाइट्रोजन मिलेगा आपको, और यहां पर भी ये नाइट्रोजन रहेगा, और एक नाइट्रोजन यहां पर इसमें इस जगह पर रहेगा, यानी ये यहां पर ये एक तो आपने बना लिया। उसके बाद में बेटे एक नाइट्रोजन यहां बनेगा, एक नाइट्रोजन यहां बनेगा, और ये इस तरह से। अब यहां पर ये इस तरह से इसमें डबल बॉन्ड होंगे, और ये इधर यहां पर H होगा। तो ये तो पहली वलय है और ये वलय है दूसरी। इसमें लेबलिंग आप करोगे नंबर, तो ये एक यहां पर बेटे यहां से शुरू होगा, नंबर यहां से शुरू होगा इसके अंदर, यानी इस जगह से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 एटम वाली वलय है। द्विचक्रीय वलय कितने एटम वाली है, 9 एटम, 9 एटम। 9 एटम में आपको याद रखना है कि 4 तो बेटे नाइट्रोजन होते हैं और 5 क्या होंगे, कार्बन होंगे। तो ये आप यहां पर आप देख लीजिएगा कि प्यूरिन समूह है, प्यूरिन समूह में जो उपस्थित वलय है, ये वलय बेटे प्यूरिन वलय है, और प्यूरिन वलय जो है वह द्विचक्रीय होती है। द्विचक्रीय का मतलब ये है कि इसमें एक तो पिरिमिडीन वलय है जो षटकोणीय होगी, 6 एटम से बनी हुई, और एक जो इमिडेजोल वलय है ये पंचकोणीय होगी बेटे, 5 एटम से बनी हुई, अगर अलग अलग कर देते हैं तो, लेकिन इनको मिलाते हैं तो द्विचक्रीय वलय में टोटल 9 एटम्स होते हैं, जिसमें 4 तो बेटे नाइट्रोजन है और 5 क्या है, कार्बन। अब यहां पर इस समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक हैं, ये भी ध्यान रखना बेटे, यानी इस समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक है वह अपने 9वें स्थान के एटम्स के द्वारा किससे जुड़ेंगे, ये नाइट्रोजन क्षारकों से जुड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, इस समूह के नाइट्रोजन बेस अपने 9वें स्थान से, ये ध्यान रखना, अपने 9वें स्थान से या 9वें स्थान के एटम द्वारा, ये ध्यान रखना, 9वें स्थान के एटम द्वारा, 9वें स्थान के परमाणु द्वारा, या अपने 9वें स्थान से शर्करा के C1 कार्बन पर जुड़ते हैं, C1 कार्बन
पर जुड़ते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक होंगे प्यूरिन समूह के, वो नाइट्रोजन क्षारक या नाइट्रोजन बेस अपने नवे स्थान से शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? तो इसमें अपन के पास में दो पढ़ेंगे, एक तो ए और प्लस यहां पर जी। तो यहां आप देखिएगा कि ये हमारे पास में ये कोई सा नाइट्रोजन क्षारक के बेटे, जैसे शुगर है, शुगर का तो हमेशा पहला कार्बन रहेगा, ये शुगर, और साथ में मान लेते हैं ये ए है, और एक में यहां पर जी लेता हूं, और ये यहां पर ये C1 कार्बन है, और ये है शुगर। तो ये तो आपको यहां दोनों आप देख लीजिएगा बच्चों कि यहां पर यानी नाइट्रोजन क्षारक अपने नवे, अब इसका तो क्या होगा यानी N9, इसका भी नाइट्रोजन परमाणु N9, और ये शुगर का कौन सा कार्बन है? पहला कार्बन, ये भी शुगर का पहला कार्बन, और यहां पर जो बंद होगा ये होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहां भी सेम रहेगा। तो बच्चों एक बार अच्छी तरह से समझ लें कि इस समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक होंगे, इस समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक होंगे प्यूरिन समूह के, वो अपने नवे स्थान से, ये ध्यान रखना, किस जगह से? अपने इस जगह से, और यहां ये किससे जुड़ने वाले हैं बेटे? ये जुड़ने वाले हैं नाइट्रोजन बेस से, और नाइट्रोजन बेस से जो जुड़ने वाले, ये तो नाइट्रोजन बेस है, ये किससे जुड़ने वाले होंगे यहां पर बेटे? शुगर से जुड़ने वाले होंगे, ये ध्यान रखना। यानी यहां पर आपको लेना है शुगर, और शुगर का हमेशा कौन सा कार्बन रहेगा? पहला कार्बन रहेगा। तो याद हुआ, इस समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक है अपने नवे स्थान के नाइट्रोजन एटम के द्वारा ये शुगर के हमेशा पहले कार्बन से जुड़ेंगे। यहां तो भी क्लियर हुआ। तो इधर जो बेटे एडिनिन नाइट्रोजन क्षारक है वो अपने नवे स्थान से शुगर के पहले कार्बन से जुड़ रहा है। दूसरा यहां पर ग्वानिन नाइट्रोजन क्षारक है, और ये अपने नवे स्थान के नाइट्रोजन परमाणु द्वारा ये शुगर के पहले कार्बन से जुड़ रहा है। लेकिन बच्चों इन नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा के बीच में बंद कोण भी पाया जाता है, बॉन्ड एंगल भी पाया जाता है। तो यहां पर इसका जो बंद कोण होगा ये होगा बेटे 51 डिग्री का, और इसका जो बंद कोण होगा ये होगा 54 डिग्री का। यानी इनके बीच में बॉन्ड एंगल भी आपको याद हो गया। क्या क्या बॉन्ड एंगल है? अगर एडिनिन शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ता है तो बंद कोण रहेगा 51 डिग्री का। तो बच्चों याद रखना कि जो एडिनिन नाइट्रोजन क्षारक है यह हमेशा प्यूरिन ग्रुप का है। तो प्यूरिन ग्रुप का है तो कौन सा स्थान रहेगा? नवा स्थान रहेगा। मैंने क्या कहा कि प्यूरिन समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक हैं यह अपने नवे स्थान के परमाणु द्वारा शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ेंगे, तो प्यूरिन समूह में बेटे एडिनिन और ग्वानिन दो तरह के नाइट्रोजन क्षारक आते हैं। तो एडिनिन का तो हमेशा नवा स्थान रहेगा और शुगर का हमेशा पहला कार्बन रहेगा। जिस बंध के द्वारा जुड़ेंगे वह बंध कहलाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इस बीच में नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा के बीच में जो बंध कोण बनेगा वह रहेगा बेटे 51 डिग्री का। उसी तरह से हमारे पास में ग्वानिन है, और ग्वानिन वही प्यूरिन समूह है तो 9 स्थान का परमाणु, और ये शर्करा के पहले कार्बन से जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा उसका नाम होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जिस बंद कोण इनके बीच में बनेगा ये बंद कोण रहेगा 54 डिग्री। और प्यूरिन ग्रुप के एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल में पहले तो लिखना बेटे एडिनिन नाइट्रोजन बेस, और दूसरा एग्जाम्पल इसमें आपको याद रखना है ग्वानिन नाइट्रोजन बेस। तो इसमें दो आएंगे, एक तो एडिनिन नाइट्रोजन क्षारक और दूसरा होगा ग्वानिन नाइट्रोजन क्षारक। तो बच्चों यहां अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कितने अणुओं के द्वारा? 3। पहला अणु याद हुआ नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा अणु याद हुआ शर्करा, और तीसरा अणु क्या याद होगा बेटे? फॉस्फेट ग्रुप। पहला अणु अपन पढ़ रहे हैं वो अणु का नाम है नाइट्रोजन क्षारक। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक? 5। एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। आज तक ऐसे याद करना समूह कितने हो बेटे? 2, प्यूरिन समूह
और पिरिमिडीन समूह। अब अपन आ गए सबसे पहले प्यूरिन समूह पर। तो प्यूरिन समूह जो है इसमें दो तरह के नाइट्रोजन क्षारक आएंगे, एडेनिन और ग्वानिन। बेटे एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजन क्षारक है, ये प्यूरिन समूह के। क्यों कहा प्यूरिन समूह? क्योंकि इसमें एक वलय पाई जाती है और उस वलय का क्या नाम होगा? प्यूरिन वलय। ये जो प्यूरिन वलय है ये द्विचक्रीय है। पहला चक्र इसमें षटकोणीय होगा जिसे पिरिमिडीन वलय कहेंगे। दूसरा चक्र बेटे इसमें पंचकोणीय होगा जिसे अपन इमिडेजोल कहेंगे। तो इसमें एक अतिरिक्त ध्यान रखना, इमिडेजोल ये केवल प्यूरिन समूह के नाइट्रोजन क्षारकों में पाई जाएगी, ये पिरिमिडीन समूह के नाइट्रोजन क्षारकों में नहीं पाई जाएगी। अब इसमें बेटे ध्यान रखना कि जो एडेनिन है ये इस समूह के जो नाइट्रोजन क्षारक है वो अपने 9वें स्थान के, ये ध्यान रखना, यानी इसमें जो नाइट्रोजन क्षारक हैं वो अपने 9वें स्थान के एटम के द्वारा ये शर्करा के हमेशा पहले कार्बन से जुड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से बंध कोण रहेंगे? तो बेटे एडेनिन तो अपने 9वें स्थान से शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ेगा, बंध कोण 51 डिग्री। गुआनिन शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ेगा और बंध कोण 54 डिग्री। तो इस तरह से ये पहला समूह हुआ प्यूरिन समूह।